नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में बताऊंगा, इसका डिफिनेशन और दोनों में क्या अंतर है और इसके भेद के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय। पहले आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, इसका शाब्दिक अर्थ मैं बता देता हूँ। यह दो शब्दों से मिल करके बना है, उप प्लस सर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप या निकट, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात निकट आकर के किसी नए शब्द को बनाना उपसर्ग कहलाता है। तो इसके डिफिनेशन देख लीजिए इसी आधार पर। शब्द का वह अंश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उप प्लस कार, उपकार। उपकार, कार में उप लग गया, उपसर्ग, तो ये उपकार बन गया। यहाँ कार में उप उपसर्ग लगने से नया शब्द उपकार बना है। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इच्छा। इच्छा में अन उपसर्ग अर्थात इच्छा से पहले, यह शब्द से पहले लगता है। अन लगने से क्या बना? अनिच्छा। यहाँ अन उपसर्ग जुड़ने से अनिच्छा बना है। तो शब्द का वह अंश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। यह शब्द के पहले लगा है, यहाँ भी शब्द के पहले। ठीक है। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में। अब प्रत्यय दो शब्दों से भी बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब होता है साथ में या बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। तो जो शब्द के अंत में लग करके किसी अर्थ को बदल दे, किसी शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे हम प्रत्यय कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, प्रति मतलब साथ में या बाद में, और अय मतलब चलने वाला, अर्थात जो शब्द के बाद में चले, बाद में लगे। तो इस आधार पर इसका परिभाषा है, शब्द का वह अंश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानवता, यहाँ मानव में ता प्रत्यय जुड़ने से मानवता बना है। मानव, यहाँ ता जुड़ा हुआ है, ता जुड़ने से मानवता बना है। चलना, अब चल में ना प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ पर ना जुड़ गया है। ये क्या है? ये शब्द के अंत में ता जुड़ा है, शब्द के अंत में ता जुड़ा है, ना जुड़ा है। यहाँ चलना, यहाँ पर ता जुड़ा है, यहाँ पर ना जुड़ा है। तो चल में ना प्रत्यय जुड़ करके चलना बना, और मानव में ता जुड़ करके मानवता बना। तो यह प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। दोनों में अंतर क्या है भाई? तो दोनों में अंतर है, उपसर्ग शब्द के पहले। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले, तथा प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है। पूछा जाए कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो कहना होगा कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। अब चलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के भेद पर। इसका क्या भेद है? तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग के भेद। अब स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो स्रोत के आधार पर उपसर्ग के निम्नलिखित भेद होते हैं। इसमें मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। ये 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है तत्सम उपसर्ग। तत्सम, ये जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, तथा तत्सम शब्दों के ही आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अब तत्सम क्या है? तत्सम होता है संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में जेम के तेम आते हैं, उसको तत्सम शब्द कहा जाता है, और उसी तत्सम शब्द से ये तत्सम उपसर्ग बनता है। और यह उपसर्ग तत्सम शब्द के ही आरंभ में लगता है, तब जाकर के तत्सम उपसर्ग बनता है। तो जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और तत्सम शब्द के ही आरंभ में लगकर, अर्थात शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधि उपसर्ग को लीजिए, अधि प्लस कृत में, कृत क्या है? अब कृत संस्कृत से लिया गया तत्सम शब्द है। कृत, करना, कृत। तो कृत शब्द में अधि उपसर्ग लगने से क्या हुआ? अधिकृत। उसी प्रकार से आदर, आदर ये भी तत्सम शब्द है, इसके पहले अन उपसर्ग लगा है, अनादर बना। यश,
ये भी है संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द है। और इसके पहले अप लगा तो अपयश। तो तत्सम उपसर्ग क्या है? तत्सम उपसर्ग संस्कृत जो शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं और उससे पहले जो उपसर्ग लगता है उसको हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग। अब आते हैं तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग क्या है? तो जो उपसर्ग तद्भव शब्दों के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और इसे हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। और इस उपसर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है? तो तत्सम उपसर्ग है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव उपसर्ग होता है। अर्थात उसके रूप में जो परिवर्तन होता है तत्सम उपसर्ग के, तो उसके रूप में परिवर्तन से जो उपसर्ग बनता है वह तद्भव उपसर्ग कहलाता है। इसका पहचान क्या है कि यह तद्भव शब्दों के पहले लगता है। तत्सम उपसर्ग में यह तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द के पहले लगता है, और तद्भव उपसर्ग में यह तद्भव शब्द क्या है? तो जो शब्द संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो उसका रूप बदल करके हिंदी में आया है उसको तद्भव शब्द कहते हैं। और इस शब्द के पहले जो उपसर्ग लगेगा उसको तद्भव उपसर्ग कहेंगे। अर्थात उपसर्ग भी होता है तद्भव और उस शब्द भी होता है तद्भव। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आम्र संस्कृत शब्द है, इसको तत्सम कहेंगे और इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? आम, तो ये हो गया तद्भव। तो उसी प्रकार से उपसर्ग भी होता है, जो संस्कृत के शब्द के बिगड़े हुए रूप तद्भव हो गए उपसर्ग, और संस्कृत से जो शब्द उपसर्ग आए हुए हैं वो संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाएंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका, जैसे पूत में क लगा हुआ है उपसर्ग, कपूत। अब पुत क्या है? अब पुत तद्भव शब्द है, पुत्र संस्कृत है तत्सम, इसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया पुत। अब इस पुत के पहले क्या लगा है? कपूत, तो यह हो गया तद्भव उपसर्ग क। ठीक है, क तद्भव उपसर्ग हुआ। पूत भी क्या है? तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द के पहले जो उपसर्ग लगेगा वह होगा तद्भव उपसर्ग। शब्द भी तद्भव और उपसर्ग भी तद्भव होता है, अर्थात कि कहीं ना कहीं तत्सम का बिगड़ा हुआ ये भी रूप है और तत्सम का बिगड़ा हुआ ये भी रूप है, दोनों। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अचेत, चेतन अचेतन होता है, अचेत में अ उपसर्ग लगने से अचेत बना। उसी प्रकार से चौतरफा, तरफा में चौ उपसर्ग लगने से चौतरफा। ये जो भी शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं, और इसके पहले ये जो भी है ये तद्भव उपसर्ग है। अब उपसर्ग ये तद्भव कैसे हुआ? तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ये भी है और तत्सम का बिगड़ा हुआ ये भी है, तो ये शब्द है और ये उपसर्ग है। तो तद्भव उपसर्ग का पहचान यह है कि यह तद्भव शब्दों के पहले लगता है, और तत्सम उपसर्ग का पहचान क्या है कि यह तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत शब्द के पहले लगता है। और यह जो होता है तद्भव उपसर्ग यह संस्कृत शब्द नहीं होता है, संस्कृत शब्द के पहले यह नहीं लगता, अर्थात संस्कृत शब्द के बिगड़े हुए रूप के पहले लगता है। तीसरा इसका क्या है उपसर्ग? आगत या विदेशी उपसर्ग। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से हमारे हिंदी में आए हुए हैं, तो इन शब्दों के पहले जो उपसर्ग लगता है उसको हम आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। आगत मतलब आना, जो विदेशी या किसी अन्य भाषा से, हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा से आया हुआ है, हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके, तो इसको कहेंगे हम, या भारतीय भाषाओं को छोड़ करके जो विदेशी भाषा से आए हैं उसको हम कहेंगे आगत या विदेशी उपसर्ग। यह उपसर्ग भी विदेशी होता है और यह शब्द भी विदेशी होता है। जैसे आप देख लीजिए दर, असल। अब ये दर क्या है? यह दर हिंदी नहीं है, अरबी फारसी के शब्द है असल। अब असल में लग गया शब्द भी, ये क्या है? ये उर्दू फारसी का शब्द है, इसमें लग गया तो दर असल बन गया, यानी कि शब्द भी विदेशी और उपसर्ग भी विदेशी, इसलिए इसको कहा जाएगा आगत या विदेशी उपसर्ग। और इसमें हमने क्या पढ़ा? तद्भव में पढ़ा कि उपसर्ग भी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप और यह शब्द भी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। तत्सम में क्या होता है? दोनों होते हैं संस्कृत के शब्द, यानी कि वो शब्द भी होता है संस्कृत और उपसर्ग भी होता है संस्कृत। ठीक है, अब इसमें एक और देखिए, बदनाम। नाम में बद लगा हुआ है, बदनाम, ये भी है विदेशी शब्द अरबी फारसी के, और ये भी है अरबी फारसी के शब्द। अब देखिए चीफ मिनिस्टर। चीफ क्या है? चीफ इंग्लिश का एक शब्द है, उपसर्ग भी इंग्लिश हुआ, और मिनिस्टर भी इंग्लिश का ही शब्द है, ये भी क्या हुआ? विदेशी शब्द हुए। तो ये उपसर्ग और ये शब्द दोनों विदेशी हुए, इसलिए इसे आगत या विदेशी उपसर्ग कहेंगे। विदेशी मतलब विदेश से आने, आगत मतलब आने वाला। तो ये हो गया आपके उपसर्ग के भेद। अब आते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय,
अब प्रत्यय के भेद संस्कृत परंपरा के आधार पर इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है? तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय, जो भी क्रिया है, जैसे पाठक, पाठ पढ़ने वाला को पाठक कहेंगे। पाठ, पाठ में अक लग गया, पाठक क्रिया से अर्थ में है खाना। अब ये इसमें आ लग गया, ना लग गया, खाना बन गया, खाना, खा, खा क्रिया हुआ, इसमें ना लग गया खाना। तो क्रिया के ये अंत में लगता है, इसको हम कहेंगे कृत प्रत्यय। ऐसे शब्द जो क्रिया का काम करे और उसके अंत में जो प्रत्यय लगे उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब क्रिया के अलावे जितने भी शब्द हैं, अधिकतर संज्ञा, विशेषण और अव्यय ही होते हैं जिसमें लगता है यह प्रत्यय। तो क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे डिबिया, या इसमें लगा है, सुंदरता, इसमें ता लगा है। ये सारे क्या है? ये क्रिया नहीं है, ये संज्ञा है, या तो विशेषण है या तो अव्यय होता है। तो ये डिबिया, डिबिया क्या है? ये डिबिया मतलब एक छोटा सा बॉक्स जो भी हो, ये संज्ञा के अर्थ में आता है। इसमें इया लगा है तो डिबिया बन गया। सुंदरता, सुंदर क्या है? इसमें ता लग गया, सुंदरता विशेषण हो गया, विशेष सुंदर विशेषण के अर्थ में आता है। प्यासा अभी भी है, प्यास से प्यासा बना है, आ लगा हुआ है। खतरनाक, नाक लगा हुआ है इसमें। तो क्रिया के अलावे अन्य जितने भी शब्द हैं और उसके अंत में जो प्रत्यय लगेगा उसको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो दोनों में यही अंतर है। कृत प्रत्यय में क्रिया के अंत में प्रत्यय लगता है और तद्धित प्रत्यय में क्रिया के अलावे अन्य जो भी शब्द है उसमें लगता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।